नमस्कार। साथी जुड़ जाएं। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे बातचीत होगी। तो कोई साथी अगर जुड़ गया है तो वो बताए कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या। साथी जुड़ जाएं और मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ सुनाई दे रही है तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू करें। जी, आभार कवि समाज रावत सर। बताइए मेरी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है तो आप बता दीजिए कि सही तरीके से कमेंट करके बता दीजिए। आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप बताइए कमेंट करके कि हाँ आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनाई नहीं दे रही है तो भी बता दीजिए कि ताकि उसको दुरुस्त कर लिया जाए। हाँ विजय जी, आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। विजय जी, शहरन साहब, मुकेश जी, शुक्रिया जी। आभार मुकेश, बेहद आभार विजय जी। तो जिस काम के लिए हम जुड़े हैं वो शुरू करते हैं अभी। साथी ने कमेंट किया कि पंखा बंद कीजिए। जी कोई बात नहीं। अब बताइए आवाज़ अब ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए। मुकेश, काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार जी, आवाज़ आ रही है मेरी। मुकेश, आवाज़ ठीक है, सब ठीक है क्या। हाँ सूर्य प्रकाश जी, आभार। तो बेहद अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे अनेक विषयों पर बातचीत होगी। उसके साथ साथ जो साहित्यिक अपनी यात्रा है उसको हम साथ लेकर चलेंगे। कुलदीप जी, आभार। तो कुछ मैं अपने किस्से सुनाऊंगा, कुछ आप अपनी जो किस्सा गोई है उसको कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और हमें मतलब इस जो दौर चल रहा है, कुत्सित दौर, इस दौर के अंदर मनोरंजन के जो भी साधन मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच को अपनाते हुए उस चीज़ को सुनेंगे। आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। और अनिल भाई आए हैं, आभार। तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मिलना और एक ये जो साहित्यिक संवाद है इस पर वापस लौटना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। काफ़ी मसरूफियत और उस अपरिहार्य कारणों से मैं साहित्य और किताबों से काफ़ी दूर हूँ। पिछले बहुत महीनों से, काफ़ी महीने हो गए। तो यूँ कह सकते हैं कि एक अज्ञातवास के अंदर से वापस लौटा हूँ। और लौटना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपके सपने हैं, जहाँ आप अच्छा महसूस करते हो, जहाँ आपका शौक़ है, उसको ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बोझ बन जाती है। तो ज़िंदगी को बोझ बनने से पहले हैं हम उसको जी लें तो बेहतर होगा। तमाम साथी जुड़ जाए, उसको साझा भी कर दीजिए ताकि हम अपनी जो साहित्यिक यात्रा है उसको शुरू कर सकें। मुकेश जी, आभार। सुरेंद्र जी मटोरी आए हैं जी, आभार। आप लोगों के साथ बातचीत होगी, कुछ राजस्थानी, कुछ हिंदी कविताएं आपको सुनाऊंगा। और कभी कुछ कहानियों का अवसर मिला तो आपको कहानियाँ भी सुनाएंगे। आज तो कविताओं का आदेश हुआ है, तो हमारे अग्रज जो साथी हैं आदरणीय राजपुरी जी, विजय जी, इनकी गुजारिश, जिन्होंने अवसर दिया, उनका आभार। और इस पेज के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। तमाम साथी जुड़ जाएं और
जो साथी जुड़ चुके हैं वो कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ पर मौजूद है। आपकी मौजूदगी मेरे लिए उत्साहवर्धन का काम करती है। राजेंद्र जी, जी आभार। एक कविता सुनाता हूँ आपको मैं। हिंदी कविता है, बीच में राजस्थानी कविताएं आपको सुनाता जाऊँगा। कविता का शीर्षक है मैं भूल जाता हूँ। जी दयाराम जी आभार। मैं भूल जाता हूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कभी किताबें अलमारी के ऊपर रखकर। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कभी किताबें अलमारी के ऊपर रखकर, कभी चश्मा को सर पर रखकर। कभी किताबें अलमारी के ऊपर रखकर, कभी चश्मा को सर पर रखकर, कभी चाय को गिलास में रखकर, तो कभी लिखते वक्त शब्दों की सीमाएं। कभी चश्मा को सर पर रखकर, कभी चाय को गिलास में रखकर, तो कभी लिखते वक्त शब्दों की सीमाएं। कभी सफ़र करते वक्त या तो नींद में चला जाता हूँ या किराया देना भूल जाता हूँ। कभी सफ़र करते वक्त या तो नींद में चला जाता हूँ या किराया देना भूल जाता हूँ। यहाँ तक के कहाँ उतरना है, यहाँ तक के कहाँ उतरना है, क्यों उतरना है, सब याद करना पड़ता है। यहाँ तक के कहाँ उतरना है, क्यों उतरना है, सब याद करना पड़ता है। तुम भी ना ज़िंदगी में जुल्म ढाने आई हो, तुम भी ना ज़िंदगी में जुल्म ढाने आई हो। मैं एक हफ़्ते पहले अपने गांव का सबसे अक्लमंद लड़का था, मैं एक हफ़्ते पहले अपने गांव का सबसे अक्लमंद लड़का था। ये छोटी सी कविता आपको कैसी लगी टिप्पणी ज़रूर कीजिए, ताकि। जी आभार विजय जी। राम कुमार वर्मा जी, जी यकीनन। बेद आभार राम कुमार जी। दयाराम जी आभार दयाराम जी। तमाम जो साथी जुड़े हैं वो कमेंट करके बताइए। आप लोगों से जुड़ना वाकई मेरे लिए सुखद अनुभव है। सूर्य प्रकाश जी आभार। और साथी जुड़ जाए। कविताओं का जो सफ़र है उसको हम बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। बहुत सी कविताएं आपको सुनाऊंगा, बहुत से किस्से। अंकित आभार। राजेंद्र प्रसाद जी, जी आभार राजेंद्र जी। आप लोगों का प्रेम मुझे हमेशा मुतासिर करता रहता है, और आप लोगों की वजह से ये लिखना एक मतलब ये बोल सकते हो कि रक्त में घुल गया है। लिखे बगैर चैन नहीं पड़ता, पढ़े बगैर नींद नहीं आती। कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम। वाकई दयाराम जी। कुछ और कविताएं आपकी नज़र करता हूँ कि एक अशआर है। ये तमाम जो युवा साथी यहाँ पर, अंकित, कुछ मुकेश, ये जो युवा लड़के हैं साथ मेरे साथ पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले, कभी आंतस भर का हंसने वाले तो कभी बेसबब रोने वाले सारे साथी जो मौजूद हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा ये मतलब देखिए कि ये किसने दस्तक दी है, दिल में कौन आया है। ये किसने दस्तक दी है, दिल में कौन आया है। खिली खिली सी तबीयत है मेरी, खिली खिली सी है तबीयत मेरी, आज उसका फ़ोन आया है। सुरेंद्र पाल सोनी। वाकई सुरेंद्र जी आभार। आप अग्रज साथी जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुन रहे हैं, अपनी कीमती जो वक्त है उसको निकाल कर। हम जो नई उम्र के जो लड़के हैं उनको इतनी तवज्जो दे रही हैं, वो एक बड़ी बात है। आत्माराम जी आभार। जी आभार। अभी थोड़े समय पहले मुकेश से रूबरू हो रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हारी आंखें इस तरह की, मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई नशा कर रही हो। तो अचानक से मुझे एक शेर याद आया कि ये रोग सदियों से हुआ करता है, ये रोग सदियों से हुआ करता है,
मेरा दिल सबसे वफा करता है, तेरी यादों ने इन आँखों की चमक खा ली है, बावले लोग समझते हैं नशा करता है। तो नशा नहीं करते, ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र में इस तरह की। जी राम कुमार जी, हाँ हाँ, मुकेश जी को जानते हैं, यकीनन जानते हैं, ऐसे लोगों को कौन नहीं जानते। कुछ लोग मोहब्बत होते हैं और कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत होने वाले लोगों को यकीनन आज के दौर में जानना चाहिए, क्योंकि बग़ैर मोहब्बत के आज का जो दौर है उसकी हम कामना नहीं कर सकते। और अशोक कुमार पांडे साहब की वो पंक्तियाँ कितनी गहरी और कितना दर्शन समेटे हुए है अपने भीतर की, हर चूल्हे में आग रहे और आग लगे बंदूकों को। और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और वैसे भी किसी शायर ने लिखा है कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो हमें प्रेम करना है, और वैसे भी इबादत कीजिए, सब्र कीजिए, किसी का इंतज़ार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। भला ये नफ़रत भी कोई करने वाली चीज़ है क्या। लालचंद जी जुड़े हैं, आभार आदरणीय गुरुवर। जब कोई कार्यक्रम हो रहा होता है और आपके जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जिनको देखकर आप इतने मुतासिर हुए होते हैं, इतना सीखा हुआ होता है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि एक दिन इनके जैसा बनना है। और वो शिक्षक जब आपको लाइव आपसे रूबरू हो रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं, तो यकीनन हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ हमें दिया उसका 100% हम समाज को न दे पाए, लेकिन यकीनन उन्होंने जो दिया उसका आधा हिस्सा, उसका कुछ अंश हम समाज को लौटा दें, तो यकीनन हम समझते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लालचंद जी जुड़े हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है। जी राजू जी आभार, दिनेश जी मामा जी आभार। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों ने जो परवरिश दी है, यकीनन हम चाहेंगे कि उस परवरिश को सार्थक करें, समाज के लिए उदाहरण बने, समाज के लिए। सुरेंद्र जी आभार। चलो एक छोटी सी आपको नज़्म और सुना देता हूँ जी, मुकेश भाई के नाम। कि वो जो आँखों के जाम होते हैं हम पर वो भी हराम होते हैं, वो जो आँखों के जाम होते हैं हम पर वो भी हराम होते हैं। कितने बुज़दिल है लड़के किसी पर मर जाते हैं और रोते हैं। वो जो आँखों के जाम होते हैं हम पर वो भी हराम होते हैं। कितने बुज़दिल है लड़के किसी पर मर जाते हैं और रोते हैं। शुक्र है इस बला से बचे हुए हैं, शुक्र है इस बला से बचे हुए हैं। दिन भर मुस्कुराते हैं और रात भर सोते हैं। किसी दिन गुजरना हमारी बस्ती से, किसी दिन गुजरना हमारी बस्ती से, मालूम चलेगा खुश नज़र लड़के कैसे होते हैं, मालूम चलेगा खुश नज़र लड़के कैसे होते हैं। जी टिप्पणी करके बताइए। आत्माराम जी आभार, अच्छा लिखा है आपने। सूर्य प्रकाश जी, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा कर निकल पड़े हैं, पाँव अभागे जाने कौन डगर ठहरेंगे। जी चले तो हैं, अब देखिए मंजिल मिलती है नहीं मिलती। चल पड़े हैं गुमनाम राहों पर, मंजिल नहीं मिलेगी तो तजुर्बे मिलेंगे। और इतना तो है कि जैसे तैसे खुद को संभाल लेंगे। समाज में कुछ दे नहीं पाए तो समाज से कुछ लेंगे भी नहीं। और ये जो जीवन है इस पर कम से कम बोझ नहीं बनेंगे। इसको अपना जो जीवन है इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश में जुगत करते रहेंगे ताउम्र। अच्छे बुरे पल आते रहते हैं, इन लम्हों के बीच खुद के सपनों को ज़िंदा रखना, खुद को थामे रख लेना एक बड़ी बात होती है। और यकीनन साहित्य ने इतना तो दिया है हमें कि खुद को टटोल सकते हैं, खुद को आखिरी सांस तक थामे रख सकते हैं। और मेरा जीवन साहित्य को समर्पित, आप सब लोगों को समर्पित। अभी कुछ दिनों पहले एक पंक्ति लिखी थी, आप इसको साझा कर दीजिए ताकि और मित्र जुड़े तो हम एक बेहतरीन संवाद पर पहुंच सके। जी शंकरलाल जी जांगीड़ आभार, काफ़ी वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद। इतने उम्र दराज, इतने तजुर्बेवान लोग जब आपको सुन रहे होते हैं तो यकीनन आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति।
और मैं तो समझता हूँ कि आज के जो युवा है उनको कम से कम अपने जो अग्रज साथी है, जो वरिष्ठ हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके अनुभवों को अपने भीतर आत्मसात करना चाहिए। जी आभार मीता अग्रवाल जी, आभार। मीता जी, आपसे गुजारिश है कि स्त्री विमर्श पर कुछ कविताएं हैं और आप बनी रहे हमारे साथ। एक छोटी सी ये पंक्तियां सुनाकर मैं स्त्री विमर्श पर आऊँगा और आपका होना, आपका उपस्थित होना निश्चित तौर पर मेरे जो शब्द है, मेरी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम साबित होगा। रोहितास जी, आभार रोहितास जी। ये कौन लोग हैं जो बिछड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा रही हैं? ये कौन लोग हैं जो बिछड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे हैं? हमें निकाला था जिन आदमियों ने इंसानी बस्ती से, वो सब एक लहजे में आवाज़ देकर बुला रही हैं। ये कौन लोग हैं जो बिछड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे हैं? हमें निकाला था जिन आदमियों ने इंसानी बस्ती से, वो सब एक लहजे में आवाज़ देकर बुला रहे हैं। बहुत दिनों तक मैं किसी के साथ कब रहा हूँ, बहुत दिनों तक मैं किसी के साथ कब रहा हूँ, और कल रात से उसके सारे नंबर भी बंद आ रहे हैं, और कल रात से उसके सारे नंबर भी बंद आ रहे हैं। जी रोहितास जी, आभार। जी जमनलाल, बहुत खूब, अच्छा, आभार जमन भाई। आप लोगों की सोहबत, आप लोगों की रफ़ाकत निश्चित तौर पर हमें हमेशा ऊर्जा का काम करती है। आप लोगों का साथ होना और इस दोजख भरे जीवन के बीच कहीं ना कहीं एक सुकून देने वाली बात होती है कि आप लोग निश्चित तौर पर साथ खड़े हैं। 22 साथी जुड़ चुके हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं वो निश्चित टिप्पणी करके बता दीजिए ताकि आपकी मौजूदगी पता चले कि आप मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे लिए बहुत मायने रखती है आपकी मौजूदगी। और धीरे धीरे हम कविताओं के सफ़र हिंदी राजस्थानी से होते हुए संवाद की उस उच्चतम अवस्था पर पहुँचेंगे जहाँ मैं आपको बताऊँगा, आप मुझे सुनेंगे और आपके विचार आपस में मिलकर हम एक सार्थक मुकाम पर जाएंगे। और साहित्य समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, और निश्चित तौर पर साहित्यकार की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो और बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। जी कुलदीप जी। और एक साहित्यकार जो आदमी होता है उसको असल में, मैं खुद को साहित्यकार कभी नहीं मानता, साहित्य का साधक जरूर हूँ और सीखने की मतलब उत्कंठ इच्छा है कि इसको किया जाए, सीखा जाए। अपने अध्यापकों से जो सीखा उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं हम। तो चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, हमें हर पक्ष पर अपने स्वविवक्षीय और स्वपोषित विचारधाराएं बनानी होगी। और समाज के अंदर जो आजकल एक विशेष प्रकार का जो प्रायोजित ज्ञान परोसा जा रहा है लोगों के, बच्चों के जहन के अंदर, लोगों के जहन में, उसको कहीं ना कहीं निकालने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आन पड़ी है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो हमसे चीख चीख कर यह सवाल करेगा कि कम से कम जो पढ़ने लिखने वाले, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो समझने वाले लोग थे, वो खामोश क्यों थे। उनकी खामोशी एक दिन इस समाज के पतन का कारण बनेगी। तो निश्चित तौर पर हमें अपने समाज को बचाना है। इसलिए एक कविता है, मेरी बहुत पसंदीदा कविता है ये, और अवसर मिलता है तो सुनाता भी हूँ। और वैसे मैं खुद को कवि नहीं मानता, कवि होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कवि, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने इस बात को स्वीकारा भी है कि कवि होना वह व्यक्ति समझ सकता है, उसमें इतनी संवेदनशीलता होती है कि जिस प्रकार एक स्त्री प्रसव पीड़ा को वहन कर सकती है क्योंकि वो एक नए जीव को जन्म देती है, उसी प्रकार कविता कहने वाला, कविता लिखने वाला भी उस प्रसव पीड़ा के समान पीड़ा भोगने वाला व्यक्ति होता है। तो इतनी पीड़ाएं, इतना संघर्ष हम लोगों ने किया नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि उस संघर्ष, उसके माध्यम से हम कह सकें कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन यकीनन जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश रहती है। एक बार आपकी टिप्पणियां देख ली जाए। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है, जिनके हौसलों में जान होती है उसको मंजिल ज़रूर मिलती है। यकीनन सब कुछ पाँव के नीचे होता है, बस हमारे हौसले बड़े होने चाहिए। एक कविता है, आपको नज़र पेश करता हूँ, साथियों को पसंद आए तो ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। भूख, कविता का शीर्षक है भूख। असल में जो चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है वो चीज़ें गौण हो जाती हैं आज इस तथाकथित पढ़े लिखे समाज में। और हमें
किस चीज़ की आवश्यकता है। और हरीश भादानी जी लिखते हैं कि रोटी नाम सत्य है, खाए से मुगत है। तो असल में जो नाम सत्य है उस नाम को हम नहीं लेते, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। भूख। तुम ढूंढ रहे हो आकाशों में आवासों को, तुम खोद रहे हो चट्टानों में सांसों को। ये एक युवा, क्रांति की चेतनावान जो लड़का है, चेतनावान जो युवा साथी है, वो कहीं ना कहीं समाज से आक्रोशित और वो सवाल कर रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि तुम ढूंढ रहे हो आकाशों में आवासों को, तुम खोद रहे हो चट्टानों में सांसों को, तुम गीत बना बैठे हो इन चीखों को, इन सतरांशों को। जमकर नाचेंगे, खूब मनाएंगे ये बंदी तुम्हारे खूनी तीज त्योहार, तुम्हारे उल्लासों को। बस एक अदद निवाला दे दो इन जिंदा लाशों को, बस एक अदद निवाला दे दो इन जिंदा लाशों को। राजमहल की बगिया में नित फूल नए खिल जाते हैं, राजमहल की बगिया में नित फूल नए खिल जाते हैं। राजकुंवर की जिद के आगे सिंहासन हिल जाते हैं। वो मांगे तो कायनात से चांद तारे तक मिल जाते हैं, वो मांगे तो कायनात से चांद तारे तक मिल जाते हैं। बस बात हमारी रोटी की आती है, इनके दरबारी खेतों में बादल अकालों के घिर आते हैं, इनके दरबारी खेतों में बादल अकालों के घिर आते हैं। सपने में रोटी वाले फरिश्तों के किस्से सुनकर, सपनों में रोटी वाले फरिश्तों के किस्से सुनकर रोज़ हमारे बच्चे गहरी निद्रा में सो जाते हैं, रोज़ हमारे बच्चे गहरी निद्रा में सो जाते हैं। तुम्हारी राजभक्ति में हम हद से आगे बढ़ जाएंगे। ये वो जो बहुसंख्यक जनता है वो बोल रही है कि तुम्हारी राजभक्ति में हम हद से आगे बढ़ जाएंगे, इन दंगों की फसलों में हमारी नस्लों तक के सर कट जाएंगे। आंखों पर पट्टी बांधे राजधर्म की हम अंधे होकर रक्त के पथ पर डट जाएंगे। बस भूख मिटा दो साहब, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। बस भूख मिटा दो साहब, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अब आगे देखिए कि सरदा से उठने वाले हाथ तलवार कुल्हाड़ी और खंजर से भर जाएंगे, सरदा से उठने वाले हाथ तलवार कुल्हाड़ी और खंजर से भर जाएंगे। इस छोटे से मीठे दरिया को खूनी समंदर कर जाएंगे, इस छोटे से मीठे दरिया को खूनी समंदर कर जाएंगे। ये सियासी बादल है, ये सियासी बादल है, प्यार मोहब्बत की बस्ती में कत्लो गैरत का मंजर कर जाएंगे। छोड़ो इन तलवारों को, भूलो इन तकरारों को, छोड़ो इन तलवारों को, भूलो इन तकरारों को। मंदिर मस्जिद करते करते एक दिन हम भूखे मर जाएंगे, मंदिर मस्जिद करते करते एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। ये कविता आपकी नज़र, टिप्पणी करके ज़रूर बताइए। जी जी हरिमोहन जी, आभार। हरिमोहन जी तो राजस्थानी साहित्य में आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर हरिओम सरस्वती जी रूंग, आपकी मौजूदगी यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और पढ़ते रहते हैं आप लोगों को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने सीखा है, लिखना सीखा है। जी सुरेंद्र वर्मा जी, आभार। अंकित पारिक जी, आभार अंकित। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप तमाम साथी जिनसे इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, यकीनन ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और यकीनन ज़िंदगी खूबसूरत है। असल में हम लोग कल्पनाओं में दुखी रहने वाले लोग हैं, वैसे कहाँ दुख हमारे इसे है ही नहीं। तमाम जो दुख की बातें होती है उसको हम खुशियों में तब्दील करने वाले लोग हैं। जो साथी सुन रहे हैं वो अशोक जी, आभार अशोक जी। अशोक जी जैसे लोग साथ खड़े रहते हैं तो जी। मैया जी, आभार। कुलदीप जी, अरे आपने बहुत बड़ी बात कह दी कुलदीप जी। साहित्यकार होना और साहित्य की साधना करने में अंतर है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी साहित्य को समझ पाऊंगा, लेकिन अध्ययन के प्रति ललक है और कैसे भी करके हमें वर्तमान जो दौर है उस दौर से इस दौर में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और बहुत ज़रूरी भी है। स्त्री विमर्श की जो कविताएं हैं उस पर मैं बात कर रहा था। तो चित्त मारो दुख ने मोह ना लोग रोकना, बिल्कुल
वैसे भी ये हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो धरा है, जो धरती है, वो निश्चित तौर पर समाज को दिशा देने वाली धरती रही है, क्योंकि यहाँ पर मोहन आलोक जी, ओम पुरोहित कागज जी, किसान जी जैसे वरिष्ठ और साहित्य के मर्मज्ञ जो लोग पैदा हुए हैं। यकीनन हम लोगों को गर्व होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि यकीनन ये कितना पुण्य वाली धरती रही है कि इस धरती की जो मिट्टी है वो भी अपने आप में दोयम दर्जे की है, अपने आप में उम्दा है। और आप लोगों ने जो साहित्य की जो सेवा की है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और हम जो लोग इस क्षेत्र में नए हैं, जो समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आपने एक सहज रास्ता इख्तियार किया है, तो ये बड़ी बात है। मुकेश जी, आभार। मुकेश जी आए हैं। महावीर सिंह जी, महेंद्र, अच्छा महेंद्र जी, आभार गुरु जी। महेंद्र जी पधारे हैं और अपने बेशकीमती समय को इन्होंने ताक पर रखते हुए मुझे कुछ वक्त दिया है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जितना काम महेंद्र जी ने शिक्षा में किया है, समाज में किया है, मैं समझता हूँ कि उतना काम अपने जीवन काल में उसका कुछ अंश मात्र भी काम कर जाऊँ तो समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। महेंद्र जी जैसे लोग जिन्होंने न जाने कितने संघर्षों के बावजूद खुद को थामे रखा और एक समाज को मिसाल पेश की, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कैसे लोग हैं ये। स्त्री विमर्श पर कुछ कविताएं हैं और असल में स्त्रियों का जो स्थान समाज में रहा है उसको स्वीकार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्त्रियों की जो छवि समाज में बना रखी है और वो जो ढर्रा हमेशा से हम ढोते आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। अभी कल की ही बात है, मैं कक्षा 11 में पढ़ा रहा था, तो अंग्रेजी के अंदर एक मदर्स डे कक्षा 11 का रिलेशन है, तो उसमें स्त्री विमर्श का जिक्र आ रहा था। तो एक स्त्री अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए मांग करती है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर स्त्रियों का क्या अधिकार होता है, वो किस किस प्रकार के राइट्स की मांग करती हैं। तो असल में कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चे भी जब आपसे इस तरह के बचकाने सवाल कर लेते हैं तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को बताएं कि समाज की जो व्यवस्था है उसको बगैर समझे आंखें बंद करके स्वीकार कर लेना एक पढ़े लिखे, एक इंटेलेक्चुअल छात्रा का काम नहीं है। आपको समाज को बदलने के लिए शिक्षा दी जा रही है, न कि समाज का जो ढर्रा है, जो व्यवस्था है, उसको उसका समर्थन करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए नहीं दी जा रही। और किसी कवि ने, किसी लेखक ने ये सही लिखा है कि जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। स्त्रियों को जितना उसको मेंटली हरासमेंट किया गया है, जितना, अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज के लिए दलित शब्द आता है तो सबसे पहले वो शब्द इजाद हुआ है तो वो स्त्री के लिए हुआ होगा। किसी भी समाज की स्त्री हमेशा दलित रही है और दलित होना अपने आप में इस समाज में कितनी घृणा की बात है, कितना दुख है। तो स्त्री विमर्श पर बात करेंगे तो मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियाँ एक दिन आई थी और अचानक से मैंने नोट कर ली उस चीज़ को। हालांकि बकौल राजेश चड्ढा जी कहते हैं कि कविताओं, जब आप कुछ अचानक औचक आपके दिमाग में कोई बात आती है तो उसको आप कविता में ढालते हो, तो असल में हो सकता है आप उस समय आपको वो न लगे, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं आपने तो इस प्रकार की पंक्तियाँ लिखी, वो कविताएं नहीं हैं। लेकिन उस वक्त औचक जो आपके दिमाग में आता है असल में वो जो होता है वो इतनी मौलिक चीज़ होती है। जब अब बाद में आप उसमें कुछ दुरुस्तगी करते हो, कुछ दुरुस्त करते हो, तो असल में आप क्या कर रहे होते हो, आप छेड़छाड़ कर रहे होते हो, एक मतलब आप पोस्टमार्टम कर रहे होते हो उस चीज़ का। आप उस कविता का रूप बिगाड़ देते हो, भाव बिगाड़ देते हो सकता है व्याकरणिक दृष्टि से तो आप उसमें दुरुस्तगी कर सकते हो, लेकिन जो मौलिक आपका विचार आया जस्ट उसको नोट कर लेना चाहिए और बाद में उसमें किसी प्रकार की दुरुस्तगी करना अपने आप में उसकी मौलिकता को ख़त्म करना है। और अचानक मेरे जो दिमाग में आया उसको मैंने नोट किया और समाज में ये बात है भी, और आप लोग समर्थन करना यदि आप लोग समझते हो कि मैंने सही बोल रहा हूँ तो। जी राजू, बड़ी हिम्मत देते हो तुम लोग मुझे। कविता है कि स्कूल की टॉपर लड़की ब्याई गई थी कच्ची उम्र में,
स्कूल की टॉपर लड़की ब्याई गई थी कच्ची उम्र में एक अनपढ़ लड़के से। और ये खुद जो भोगा है मैंने, देखा है मैंने, यथार्थ है समाज का। स्कूल की टॉपर लड़की ब्याई गई थी कच्ची उम्र में एक अनपढ़ लड़के से। न उनके विचार एक थे, न उनके आचार मिलते थे। न उनके विचार एक थे, न उनके आचार मिलते थे। वे पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न थे। न उनके आचार एक थे, न उनके विचार मिलते थे। वे पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न थे। इन सब के बावजूद उनमें समानता थी तो केवल उनकी जाति की। इन सब के बावजूद उनमें समानता थी तो केवल उनकी जाति की। और इसी समानता के आधार पर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया गया। और हम जैसे तो समाज को बदलने की कुव्वत रखने वाले लोग ऐसे फैसले स्वीकार नहीं किया करते। और निश्चित तौर पर इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलना होगा, क्योंकि एक पढ़ने लिखने वाली लड़की जिसमें असीम संभावनाएं होती है और वो किसी ऐसे आदमी के अधीन चली जाती है जो तो किसी भी प्रकार के फैसले नहीं कर सकता, नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी प्रकार की स्वयं पोषित बुद्धि नहीं है, और वो घूंघट निकाल कर उसके पीछे पीछे दौड़े जा रही है, एक पशु के तरह हाँकी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक, उनको शिक्षा देने वाला उनका परिवार, उनका समाज कहीं ना कहीं निकम्मा है। और हम लोग जिनके हाथों में समाज के निर्माण की डोर है, तो उन्होंने बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, तो यकीनन हमें सारी चीज़ें क्लासरूम में सेट करनी होगी। समाज कैसा होगा वो हम क्लासरूम में सेट कर सकते हैं। कोई बच्चा 10 में से 9 नंबर लेकर आ रहा है लेकिन उसे समाज की समझ नहीं है, तो मैं समझता हूँ उस कागजी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में हमें कम से कम बच्चों को मेंटली तौर पर इतना तैयार करना होगा कि वो किसी प्रकार का कंटेंट जब उनके सामने आए, और जो आजकल सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जो प्रायोजित ज्ञान चल रहा है वो उसको समझे और बच्चों को लगे नहीं मैं जानता हूँ इसे, ये कुछ भी नहीं है, ये फेक है। बच्चों के अंदर ये समझ विकसित करनी होगी हमें। अभी जिस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ बड़ा अच्छा विद्यालय है, और एक दिन अचानक बच्चों ने एक सवाल कर लिया कि सर राष्ट्रवाद क्या है। तो मैंने बच्चों से फिर पूछा कि आप बताइए आपकी नज़र में राष्ट्रवाद क्या है, मुझे तो समझ नहीं है इन चीज़ों की। तो बच्चों के अलग अलग सवाल थे। फिर मैंने कुछ उन पे बोर्ड पर लिख दिया कि देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, उसके अलावा कुछ विचारधाराओं के नाम लिखे, वामपंथ क्या है, दक्षिणपंथ क्या है, उदारवाद क्या है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग सवाल आ रहे थे। लेकिन मतलब इतने मैच्योर होकर कक्षा 11-12 के जो बच्चे हैं वो इतने मैच्योर हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है। राष्ट्रवाद उनकी नज़र में ये है कि अपने देश के प्रति मर मिटना राष्ट्रवाद है। कितनी अच्छी परिभाषाएं बच्चों ने गठित कर रखी है अपने जहन में, अपने दिमाग में। क्या राष्ट्रवाद है अपने देश के लिए मर मिटना? हाँ, मर मिटना, खुद को मिटा लेना, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत वैश्विक है, बहुत बड़ी है। खैर, मुद्दे से भटक रही हैं तो कुछ कविताएं आपकी नज़र पेश करता हूँ। प्रवीण जी पधारी हैं। प्रवीण जी, यकीनन प्रवीण जी जैसे अध्यापक समाज में मौजूद है तो एक बदलाव की कहीं ना कहीं एक चिंगारी जलती हुई दिखाई देती है। और आपने जो काम किया है उसका असर, उसका परिणाम मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि किस प्रकार आपने उस लड़के को तैयार किया था जो पढ़ाई तो दूर की बात है, समाज में जिसे बोलने चलने का न तरीका था न सलीका था, उसको आपने तैयार किया। यकीनन आप जैसे अध्यापक इस समाज को बदलने की कुव्वत रखते हैं और एक हौसला मिलता है। एक शत्रु विमर्श पर एक कविता और है, करवा चौथ। हालांकि यहाँ किसी भी धार्मिक मसले को तूल देना या किसी प्रकार के धर्म विशेष पर टिप्पणी करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। वो अपने संविधान में उसकी इजाज़त है, और संविधान से बड़ा मैं समझता हूँ कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये फरमान आ जाए कि आप अपने सबसे ज़रूरी सामान को उठाइए और यहाँ से चलिए, तो मैं सबसे पहले संविधान को उठाऊँगा और यहाँ से निकलने की तेज़ी करूँगा। संविधान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक संविधान ही है जो आज हमें आपस में जोड़े रख रहा है, जिसने आज हमें आपस में ये गुफ्तगू करने का, बात करने का अधिकार दे रखा है। बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती है। तो खेत खोड़ में
थकी हारी औरतें चमकाती है घर। खेत खोड़ में थकी हारी औरतें चमकाती है घर, बुहारती है बखड़। कुछ मैंने देसी शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है। वैसे भी भाषा अलग अलग शब्दों से, जब भाषा का जब मिक्सचर हो जाता है भाषा, तो परिमार्जित होती है भाषा, परिष्कृत होती है, भाषा का रूप नहीं बिगड़ता। और जो लोग सोचते हैं कि एक भाषाओं में बंधे रहकर दूसरी भाषाओं को उसमें शामिल नहीं करते, तो मैं समझता हूँ वे लोग भाषाओं का अपमान कर रही हैं। हम लोग मिलाने वाले लोग हैं, बिछड़ने वाले, किसी को दूर करना हम लोगों के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए भाषाओं का खूबसूरत संगम हमारी संस्कृतियों को जोड़ेगा, हमारे दिलों में जो गुबार है उसको हटाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक दिन सब भाषाएं मिलकर एक भाषा बने तो कितना अच्छा हो। तमाम जो भाषाई जो झगड़े हैं, तमाम जो सामाजिक झगड़े वो सब मिट जाएंगे। जैसे मैंने कहीं एक कोई शेर पढ़ा था कि उसके लफ्ज़ों से खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। तो सारी भाषाएं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, बड़ी खूबसूरत है। खेत खोड़ में थकी हारी औरतें चमकाती है घर, बुहारती है बाखड़, संभालती है बच्चे, दूहती हैं गाय भैंसें। बुहारती है बाखड़, संभालती है बच्चे, दूहती है गाय भैंसें, नीरती हैं भेड़ें, पीसती हैं चक्की। नीरती हैं भेड़ें, पीसती हैं चक्की, होद से लाती हैं घड़े, होद से लाती है घड़े, चूल्हे चौकी के करती है दौड़क। चूल्हे चौकी के करती है दौड़क, लीपती है आंगन हर रोज़, लीपती है आंगन हर रोज़। रात को शराबी पति से खाती है गालियाँ, रात को शराबी पति से खाती है गालियाँ। पीटी जाती है लाठी डंडों से, पीटी जाती है लाठी डंडों से। वे भी रहती है भूखी, वे भी रहती है भूखी, रखती है करवा चौथ, ताकि लंबी उम्र हो पति की, मिले यही घर संसार, ताकि लंबी उम्र हो पति की, मिले यही घर संसार। तो असल में औरतों की जो यथार्थ है, औरतों की स्थिति है, वो यही है। जहाँ उन्हें क्रांति करने की ज़रूरत होती है, समाज को बदलने की ज़रूरत होती है, वहाँ वो आत्मसमर्पण कर देती है। किसी उर्दू के शायर ने लिखा है कि तुम्हारे माथे का ये जो टीका है वो खूबसूरत है, इसको साजे बेजार उठा लेती तो अच्छा था। तुम्हारा ये जो घूंघट है वो अच्छा है, इसको तुम परचम बना लेती तो अच्छा था। तो महिलाओं को कम से कम परचम बनाने की आवश्यकता है, खड़े होने की आवश्यकता है। साथ ही प्रदीप जी, आभार प्रदीप जी। प्रदीप जी हमारे गांव के अंदर सेवा दे रही हैं, भूगोल के व्याख्याता हैं, और गाहे बगाए आपसे मुलाकात हो जाती है। अपने आप में उम्दा दर्जे के इंसान, सहज, विनम्र, और यहाँ तक कि प्रदीप जी ने जितना मुझे प्रभावित किया, जितना मुतासिर किया, उतना शायद ही किसी ने किया होगा अभी की बात करें मौजूदा दौर में। क्योंकि इनका जो रवैया है, बात करने का तरीका और जो सलीका है वो बड़ा खूबसूरत है। और आप जैसे अध्यापक हमारे गांव में सेवा दे रहे हैं तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप लोगों को बेहतर करने के प्रति हम लोग हमेशा आपको आश्वस्त करते रहे, आपको प्रोत्साहन करते रहे, और आप लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। क्योंकि हम तो गांव के गणमान्य नागरिक हैं, और सिवाय आपको दुआएं और आपके काम की सराहना के अलावा क्या कर सकते हैं। तो साथी जुड़े हैं मुकेश, राजू जी, बहुत खूब। राजस्थानी भाषा मिश्र, हाँ, भाषाओं का मिश्रण हमेशा मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि असल में आजकल क्या है कि जो भाषाई दौर है ना, वो ऐसा चल रहा है कि लोग एक भाषा को ताक पर रखते हुए एक भाषा को गालियां दे रहे हैं और दूसरी भाषा को अपने आप में उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो असल में आप एक भाषा को रोंदते हुए दूसरी भाषा को का आप संवर्धन देखते हो, दूसरी भाषा को आप विकसित बनाना चाह रहे हो, तो वो मैं सोचता हूँ कि आप अपने पड़ोसी को मारकर खुद को समृद्ध होना देखना चाह रहे हो, जो कि एक जिंदा आदमी के लिए, एक वैश्विक सोच रखने वाले आदमी के लिए बहुत बुरी बात है। हमें अंतर्राष्ट्रवाद पर विश्वास करना है, सारी दुनिया खूबसूरत हो, सारे लोग खूबसूरत हो। राधे, विदा चाहता हूँ भाई, खेत में काम कर रहा हूँ, सोचा भाई कुछ। अरे वाकई, और खेत में काम करने वाले लोग असल में सबसे बड़े होते हैं। आप लोगों से बढ़कर और क्या होगा कि किसान जी का एक दोहा भी है, वो अचानक दिमाग में आया है कि
टिक्को काटूं भाल पर चक चरनारी रेत, टिक्को काटूं भाल पर चक चरनारी रेत। और ऐसा करके मतलब थोड़ा सा वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो खेत की कुछ बात की गई है उस पर। प्रदीप जी, आभार प्रदीप जी। और साथी राजू जुड़े हैं, सारे साथी जो जुड़ रहे हैं, बलवीर बेरड़, आभार बलवीर भाई। बलवीर का साथ होना अपने आप में बहुत गरिमामय पल होता है मेरे लिए। आप हमारे गांव में सेवा दे रही हो, पटवारी पद पर कार्यरत हो। रामेश्वर जी, आभार रामेश्वर जी, आपके साथ पढ़ाने का अवसर मिला है। आप जुड़े रहिए। कुछ और कविताएं। साथियों, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। अगर दोबारा मेरी आवाज़ आ रही है और आप साथ हो तो कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अब जो संवाद बीच में रह गया था उसको दोबारा फिर से शुरू करें। आवाज़ आ रही है तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए। आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके बताइए कृपया, ताकि मुझे पता चले कि हम फिर से जुड़ चुके हैं और जिस काम के लिए हाँ रमेश जी, आभार। आप लोग बने रहिए। एक बीच में अचानक से जो अपना कम्युनिकेशन था वो टूट चुका था, वो ठीक हो गया है। जी आभार। आवाज़ आ रही है तो आभार आभार। जी प्रदीप जी। आपको एक कविता सुनाता हूँ। सुभाष जी, आभार सुभाष जी। कृष्ण जी आए हैं, कृष्ण जी, आभार कृष्ण जी। मैंने जिसको भी चाहा वो सब दूर होने लगे हैं। मैंने जिसको भी चाहा